साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे ख़वातीन की ब्यूटी के हवाले से। हम देखते हैं जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है, हमारे मयार भी डिफरेंट होते जा रहे हैं और हम देखते हैं पहले हर गली में पार्लर्स मौजूद होते थे। वहाँ पे जाके हम स्टीम फेशियल्स लेते थे और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते थे जिससे हमें लगता था कि हमारी स्किन जो है मज़ीद बेहतर होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम न्यू एज में आते जा रहे हैं, हमें ये मालूम होता है कि जो पहले हम अपनी स्किन के साथ करते रहे, ब्लीचिंग यूज़ करते रहे या जो स्टीम फेशियल्स लेते रहे, वो हमारे लिए अब कितना नुकसानदेह। और ये अवेयरनेस काफ़ी हद तक लोगों में आ तो गई है, लेकिन उन्हीं पार्लर्स ने कुछ मशीन्स जो हैं अपने पास रख ली हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हीं के पास जाके वो ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं। और आजकल के दौर में देखें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम है कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के पास जा रहे हैं। कुछ टेक्नीशियंस ऐसे हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक्स ओपन करके 1500-2000 रुपये में वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये बात अगर नोटिसेबल रखी जाए, एक 10,000 के ट्रीटमेंट में एक 2,000 के ट्रीटमेंट में वाज़े फ़र्क होगा। और वो वाज़े फ़र्क जो होता है एक डॉक्टर का होता है जिसकी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ होती हैं। इस हवाले से बात करेंगे आजकल एस्थेटिक की दुनिया में न्यू ट्रीटमेंट्स कौन से आए हैं और ख़वातीन जैसे अब गर्मी आ रही है कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको करवाने चाहिए और अभी किन से अवॉइड करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, हम देखते हैं जैसे ही अब गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, अब हम सब कहते हैं कि हमें ना हाइड्रा फेशियल जो है वो ले लेना चाहिए, डीप क्लेंजिंग करवा लेनी चाहिए, उससे जो है हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं और गर्मियों में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, सीबम वगैरह कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा जो पार्लर्स वगैरह उन्होंने मशीन रख ली है और वो 1500 में ना सेम आपका फेशियल कर देते हैं। तो क्या डिफरेंस रहता है उसमें? हाइड्रा फेशियल पे बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। सीरियसली मैं आप जो बोल रही थी तो आई रियली वांटेड टू क्लैप कि बड़ी अच्छी आपने बात की, सीरियसली। अच्छा होता ये है कि वो उन्हीं पार्लर से जो कि ब्लीच और पॉलिशर के नाम पे पहले आपकी स्किन को जला के और बुरा हाल करके पैथेटिक कंडीशन करके भेज देते थे, तो अब वही पार्लर्स हाइड्रा फेशियल करके और मज़ीद बुरा हाल करें। हो ये रहा है कि उनको कोई पता नहीं कि उन्होंने इस हाइड्रा फेशियल में कौन से सीरम्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करें, मुझे पिक्चर्स आती हैं मेरी ही क्लाइंट्स या इधर उधर से क्लाइंट्स की कि मैम गलती से हाइड्रा फेशियल करा लिए फ़लाने पार्लर से, अब इतने मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं। होता ये कि उनको ये नहीं पता कि विटामिन सी आपने एक्नी प्रोन स्किन पे यूज़ नहीं करना। उनको ये नहीं पता कि कौन सा पील, कौन सा एसिड आपने हाइड्रा फेशियल में ट्रीटमेंट, स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या एक्नी प्रोन स्किन है, उसके ऊपर कौन सा सीरम यूज़ करना है। पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं और वो एक दूसरे की इन्फेक्शंस एक दूसरे को लगा देते हैं। ना ही हैंडलिंग सही होती है। आपको पता है हाइड्रा फेशियल के जो हैंडल्स होते हैं, मैं अपने क्लिनिक में उनको बाकायदा स्टेलाइज कराती हूँ। हर पेशेंट के या क्लाइंट के, इनको पेशेंट नहीं कहना चाहिए, क्लाइंट ही मैं तो कहती हूँ। तो उसके बाद आपके जो हाइड्रा फेशियल के हैंडल्स हैं उनको स्पेशल क्लीन किया जाता है। आप ये समझ लो एक प्रोसेस होता है बाकायदा। और जो सीरम्स हैं पानी और एलोवेरा, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना जेल यूज़ कर लेते हैं, हम लोग बाकायदा सीरम्स यूज़ करते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, इतनी गंदी इन लोगों ने आदत डाल दी है सब लोगों को कि हाइड्रा फेशियल में ब्लीच डाल देते हैं, पॉलिशर कर देते हैं। हाइड्रा फेशियल में भी पॉलिशर है। और मैं जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं बताते हैं कि जी हमने फलाने पार्लर से कराया था हाइड्रा फेशियल, आपके हाइड्रा फेशियल में तो उस तरह की चमक ही नहीं आई। कहने लगी थी हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, इस वजह से। हाँ। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि बहुत ये ना सीरियसली जो ब्लीचेस हैं और पॉलिशर्स हैं ये आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और काइंडली मेडिकेटेड जितने भी आपने फेशियल्स लेने हैं या ट्रीटमेंट्स लेने हैं, प्लीज़ कम टू डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर तैयबा, हम देखते थे पहले जो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेजर ट्रीटमेंट्स जो थे इतने वायरल नहीं थे, लोगों को इतना पता नहीं था, तो वो बालों को जो ब्लैक बाल जो आपके फेस पे आ जाते थे उनको गोल्डन करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल करते थे कि जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाए, चेहरा जरा साफ हो जाएगा। अब भी हम इस तरह से ही कर रहे हैं, जिनके चेहरे पे बाल हैं उसको गोल्डन कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है ना वो बढ़ती जा रही है। मैं यही समझाती हूँ जो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, कि आप ब्लीचेस ना करें, आप हमसे सेफ लेजर्स लें जिनसे आपके बालों की ग्रोथ बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर थिक ब्लैक बाल है, जेट ब्लैक थिक बाल है, वो तो लेज़र बहुत अच्छा पकड़ता है, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब ये जो बेबी फाइन हेयर्स हैं अक्सर फीमेल्स की इधर अंडर आइज एरियाज में होते हैं, ठीक है, तो वो जो फाइन हेयर्स हैं वो नहीं जाते लेज़र से। उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप क्यू स्विच पिको लेज़र लें, वो डिफरेंट चीज़ है,
उससे आपके बाल ब्लॉन्ड भी हो Blonde हो जाते जाते हैं हैं, हाँ। और वो जो रुआ बाल है ऐसा ऐसा खत्म हो जाता है। अच्छा, वो बाल खत्म हो जाते हैं? हाँ, वो खत्म फेड अवे होना शुरू हो जाता है विद मल्टीपल सेशंस। और मज़े की बात, वो जो क्यू स्विच पिको लेज़र है उसके इतने फ़वायद हैं। बहुत अच्छे वो आपको एक तो इंस्टेंट ग्लो देता है, दूसरा कोलेजन प्रोडक्शन कराता है। ब्लीचेस तो आपकी स्किन को जलाती है ना, और ये लोग कहेंगे अच्छा वो भी ब्लीच भी तो गोल्डन कर रही है, वाई पिको लेज़र? हाँ, ये क्वेश्चन आता है। तो पिको लेज़र इससे, क्योंकि वो आपके कोलेजन प्रोडक्शन कराता है। इतना हेल्दी लेज़र, उसकी जो वेवलेंथ है बहुत हेल्दी वेवलेंथ है आपकी स्किन के लिए। वो एजिंग को डिले करता है, फाइन लाइंस नहीं आने देता जल्दी। क्यू स्विच और कार्बन लेजर में क्या डिफरेंस होता है? मुझे लगता है शायद वो डिफरेंट। इट्स द सेम मशीन, मगर उसकी कुछ इंटेंसिटीज़, कुछ फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। ये फिर आपके जो लेज़र थेरेपिस्ट है या डॉक्टर है उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि हमने कैसे ऑपरेट करना है। क्यू स्विच लेज़र डायरेक्ट भी किया जाता है, और जो ताकि बाल भी ब्लॉन्ड हो जाएं और कोलेजन प्रोडक्शन भी हो, ग्लो भी आए। और जो कार्बन लेज़र है वो ब्लैक मास्क, चारकोल मास्क लगा के करते हैं। पार्लर्स ये काम कर रहे हैं, मगर उनको कोई पता नहीं है कि क्या फ्रिक्वेंसीज होनी चाहिए, कितनी उसकी डेप्थ रखनी है, क्या करना है। तो ये तो मतलब इतनी एहतियात की जरूरत है ना, अगर आपको कभी परमानेंट स्कार हो जाए और वो दोबारा से ट्रीट उस तरह से नहीं हो सकता, बर्न अगर आप अनट्रेन्ड हैंड्स में हो तो बर्न के चांसेस भी हैं। अच्छा, आपने कहा ना हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम मशीन जो है वो टेक्नीशियन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम मशीन है वो डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का मेजर डिफरेंस जो है ना वो पता चलता है जो सेशन जो है रेगुलर ले रहे होते हैं। क्वालिटी ऑफ मशीन की भी बात है। मुझे जहाँ तक लगता है जो पार्लर्स में मशीनरी रखी गई है वो काफ़ी लो क्वालिटी मशीन्स होती हैं। तो जो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, डॉक्टर साहिब आते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनको पता होता है हमने कौन सी मशीन कहाँ से बाय करनी है। अब देखिए ना, सोप्रानो टाइटेनियम में, सोप्रानो में, या जो चाइना से मशीन उन्होंने बाय की है 2-2.5 लाख की, उसमें तो ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल, रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ये हमने लेज़र की बात की, हाइड्रोफेशियल की बात की, पिको लेज़र की बात की। अच्छा, आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, सेलिब्रिटीज़ भी बहुत कह रहे हैं, एक्सोसोम जो है वो मुझे बताएंगे बेसिकली वो क्या है? सब उसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी रखते हैं। पीआरपी भी अब कहते हैं पुरानी हो गई, अब ये नया ट्रेंड आ रहा है। मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है, बड़ा हेल्दी और बड़ा लाइट सा बेनिफिशियल है। उसमें आप पीआरपी में आपके ही ब्लड आपको पता लेके प्लाज्मा से हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में बनाते हैं, स्टेम सेल्स भी कहेंगे इसको भी। तो एक हेल्दी ट्रीटमेंट है। एक्सोसोम इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें हम किसी के लाइक यू कैन से फ्रोज़न फॉर्म में इंपोर्ट होके अमेरिका से और कोरिया से एक्सोसोम्स आते हैं, और ये रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड स्टेम सेल्स होते हैं जो कि फीमेल प्लेसेंटा, जब बच्चा पैदा होता है उसके प्लेसेंटा से लिए जाते हैं, और इनमें कहा जाता है हर बीमारी का इलाज है। तो बहुत हेल्दी प्रोसीजर है। आप अगर फेस में इंजेक्ट करते हो तो आपकी एजिंग डिले होती है, जल्दी रिंकल्स नहीं आते हैं, फाइन लाइन्स जल्दी नमूदार नहीं होती हैं। स्कैल्प के अपने बेनिफिट्स हैं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। इवन बेबी हेयर्स हैं तो थिनिंग है तो ब्रिटल हेयर्स जो हैं ट्रीट होना शुरू हो जाते हैं, और बालों की जो गंजपन है, आप गंजपन की तरफ नहीं जाते। मर्दाना हजरात जो हैं, मेल्स उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी जो हेयर लाइन जो है ना वो बहुत जल्दी थिन होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो एक्सोसोम इज़ अ गुड ट्रीटमेंट, मगर हिस्ट्री चाहिए होती है इसके लिए। हिस्ट्री चाहिए होती है कैसी? कोई पीछे डायबिटिक नहीं है या फिर इसके अलावा और कुछ? हाँ, हम ज़रा अभी इस पर स्टडीज़ जारी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके इस चीज़ को देखना पड़ता है कि फैमिली हिस्ट्री या उस पर्सन की कैंसर हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर ही जाकर इसका प्रोसीजर जो है आगे प्रोसीड किया जाता है सेफ साइड के लिए। सेफ साइड के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, देखते हैं जितने भी ट्रीटमेंट्स आप लेते हैं, चाहे वो पीआरपी है, चाहे वो सिंपल हाइड्रा फेशियल है, उसके बाद आफ्टर केयर कितनी ज़रूरी है? क्योंकि एक बार हाइड्रा फेशियल ले लिया और फिर उसके बाद हम उसकी आफ्टर केयर नहीं करते हैं कोई भी ट्रीटमेंट के बाद। हाँ, एक्चुअली इस बिजी रूटीन में सच पूछें तो कोई आफ्टर केयर होती भी नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ है। लेकिन हाइड्रा फेशियल वंस अ मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स रिपीट करा लेना अच्छा है हमारी स्किन्स के लिए। हमारी स्किन जो है उससे हाइड्रेटेड रहती है। हम ड्राई स्किन की तरफ, जितनी ड्राई स्किन होती है ना, रिंकल्स उतने जल्दी आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन रहेगी, गुड सीरम इन्फ्यूजन हो जाती है। आजकल तो लोग हाइड्रा फेशियल के साथ एक्सोसोम्स भी लेते हैं। इतना ट्रेंड है एक्सोसोम्स का, और माइक्रो निडलिंग के साथ एक्सोसोम्स कराए जाते हैं। सो ये प्रोसीजर्स ले लेना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि एवरी मंथ आके लें, ट्वाइस आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स कुछ ना कुछ रिपीट कराते रहना चाहिए। मैं आफ्टर केयर की बात करी थी, जैसे आपको वंस अ वीक जो है क्लेंजिंग अच्छी कर लेनी चाहिए। सनब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो आप मस्ट करते जाएं, तो ही उसके रिजल्ट्स जो है ना 1 महीने तक रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सनब्लॉक का इस्तेमाल तो ज़रूर करें।
और क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग तो घर में नहीं हो सकती, लेकिन एटलीस्ट मेकअप आप ज़रूर रिमूव करें जो आप पूरे दिन का करा हुआ है, तो उसको ऐसे ही ना सो जाएं, बल्कि मेकअप करके जो लोग सो जाते हैं फिर एक्नी के साथ ही उठते हैं। बिल्कुल इस तरह से है, मैं नहीं सोच सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं उनकी हाँ। स्किन इतनी ढीठ होती है डॉक्टर तैयबा, वो मेकअप के साथ सो भी जाएं फिर भी अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे भी देखे हैं। हाँ, जेनेटिक शायद उनकी अच्छी है या क्या है, वो स्किन उनकी ढीठ है। आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसे नहीं हो सकता। पोर्स क्लॉग हो जाएंगे मेकअप की वजह से, फिर एक्नी और प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, तो रिमूव कर लेना सोने से पहले बहुत बेहतर है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, पीआरपी ट्रीटमेंट्स जो हैं जी। उसका ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा आया था, लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको करवाना शुरू कर दिया। ये इसके रिजल्ट्स कहते हैं इतने टाइम तक नहीं रहते हैं, आपको ट्रीटमेंट्स लेने के बाद ना पता चलता है कि इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये ट्रीटमेंट। अच्छा, हमारे माइंड में कंसेप्ट है कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट ले लिया, पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी करा रही है, क्या हो गया। कुछ लोग ऐसे कह रहे होते हैं पीआरपी कराई थी, कोई रिजल्ट नहीं आया। अब क्या, यानी कि आपको क्या एकदम से शक्ल तो चेंज नहीं होएगी। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिनके स्कार मार्क्स हैं उनके स्कार हील। मैंने भी पीआरपी मेसोथेरेपी साथ ली थी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। हाँ, कुछ अर्से के लिए अच्छा रहा ना, फिर आपको रिपीटेशन पे आना पड़ता है। एस्थेटिक के जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना, उनको हमें रिपीटेडली कराना चाहिए। इससे हमें लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट है। आपको लगता है यार क्या मैं टाइम वेस्ट कर दिया, जाके कराए, ठीक है थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ग्लो आया, आगे यानी कि वही सारी कंडीशन है। तो एक्चुअली लॉन्ग रन में ये है कि ये कोलेजन बना रहा है सेफ तरीके से, आपकी जल्दी फेस की एजिंग नहीं आने देगा, आपकी फेस एज छोटी लगेगी। बिल्कुल ऐसे, अगर घर में कोई प्लांट रखते हैं उसको एक बार पानी देकर हम उसको साइड पे नहीं कर देते हैं। टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखना होता है, उसको पानी भी देना होता है, कभी छांव में रखना, कभी धूप में रखना, ये डिपेंड करती हैं सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर तैयबा, आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किसी इस तरह से टेक्नीशियन के पास जाकर अपनी स्किन ख़राब करके आए हो, तो उनको दोबारा ट्रीट करने में मुश्किल हुई हो आपको? हाँ जी, ऐसे केसेस आते हैं ख़राब होके, फिलर्स ख़राब हुए होते हैं और पता चलता है जी किसी टेक्नीशियन ने किया था और MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे, वो एस्थेटिक की कोई उनकी नॉलेज नहीं थी, मगर करा के लोग आए होते हैं, फिर उनको ट्रीट करना पड़ता है, उनको गाइड किया जाता है कि आप प्लीज़ सेफ हैंड्स में रहा करें। तो अभी जैसे मुश्किल नहीं बन गई है जितने भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जो हैं प्रेफर ये करते हैं, हमें टारगेट ऑडियंस पता है ना, हम सस्ते की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली, मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप फिलर जो हैं ये रेंज है, इसमें कर रहे हो 35 प्लस में कर रहे हो, वहाँ तो हमें 7,000 में फिलर मिल रहा है, 15,000 में। सीधे हैरान हो रही होती, फिर मैं कहती हूँ वहाँ मेरा यही आंसर होता है, वो डॉक्टर नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना, डिफरेंस जो फिलर करवा के आ जाते हैं उनके वो दाना बन जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो आपको किसी सेफ हैंड्स में करवाना चाहिए, सेफ हैंड्स में, एक्सपीरियंस हैंड्स में, और स्पेशली डॉक्टर हो। आप अपने जिस्म में कोई चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि उसकी क्वालिटी क्या है। के चक्कर में ना, अब देखिए ना, मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप एक्सपेंसिव क्यों हैं, आपके रेट ये क्यों हैं, उनके इतने सस्ते क्यों हैं, तो मैं कहती हूँ उनकी मशीन अच्छी नहीं होगी, वो डॉक्टर नहीं होंगे, वो आपको कम डोज लगाएंगे, काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर तैयबा, ख़वातीन के लिए जैसे होता है ना कि आपको विमेन टू विमेन हम कहते हैं, ये चीज़ें जो है ना ख़वातीन अपनी लिस्ट में लाजमी शामिल रखें। सही बात है। ये चीज़ें आप करते जाए, उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? जैसे हम मंथली बेसिस पर ना कुछ लेते रहते हैं, हेयर ड्राई या वैक्सिंग वगैरह, उसमें क्या हम चीज़ें शामिल रखें? अगर तो एक्नी प्रोन स्किन नहीं है, एक्टिव एक्नी नहीं है, तो हाइड्रा फेशियल की रूटीन रख लेना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक में हाइड्रा फेशियल विद RF करती हूँ, बहुत अच्छी हमारी मशीनरी है सारी लेटेस्ट, तो वो फेस की लिफ्टिंग देता है। ठीक है, सैगी स्किन आपकी जल्दी नहीं होती लिफ्टिंग के साथ। आप 2 महीने बाद एक हाइड्रा फेशियल का सेशन ले लो। हॉलीवुड फेशियल मेरा फेवरेट है, और जिसे आप कार्बन फेशियल कह रहे थे, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग, मैं अपने लिए एवरी मंथ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वाकई बहुत अच्छा है। मैं भी 4 मंथ्स के बाद ना 2 सेशन ले लेती हूँ और आराम से 3 माह गुजर जाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं, तो ये अपनी रूटीन में बना लें। अगर एक्नी प्रोन स्किन है, अगर स्कार मार्क्स हैं, तो PRPs को अपनी रूटीन में रखें। प्लीज़ पार्लर जाके ब्लीचेस ना कराएं। बिल्कुल ऐसे, घर बैठ के भी ना करें। हाँ जी, वो जो लगा रहे होते हैं अपनी क्या राइस के पता नहीं क्या, और ये चीज़ें ये स्किन को और ख़राब करेंगे। अच्छा, हम देखते हैं जैसे कि ख़वातीन में बहुत ट्रेंड होता है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस जो है ना शैटर हो जाता है अगर आपके फेस पर बाल हैं तो। ऐसे ही है। और अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में बाल हैं और उसको आप उस तरह से रिमूव नहीं कर रहे हैं, वैक्सिंग या थ्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उस बारे में ख़वातीन को बताएं कि अब आपको लेज़र की तरफ आ जाना चाहिए। लेज़र लेके ना लाइफ में सुकून आ जाता है। बिल्कुल है। अच्छा, क्वेश्चन होता है
क्या ये हमेशा के लिए Permanent हो जाएंगे? हाँ, हाँ। ये कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 1 सेशन के बाद दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दफ़ा लेज़र हो गया बस कहानी ख़त्म। मैं उन्हें बताती हूँ कि ये कंटिन्यूस सेशंस हैं। अच्छा, तो पूरी उम्र लेज़र ही लेना है तो इससे बेहतर हम वैक्स ले लें, ये भी सवाल होते हैं। तो वैक्स से तो आपके बाल कभी ख़त्म नहीं ना होंगे, लेज़र आपका स्लोली आपके बालों को परमानेंटली ख़त्म करता जाएगा। और वैक्स से आपकी स्किन कितनी सैगी हो जाती है, ये सबसे बड़ी बात। और फेस वैक्स तबाह कर देती है बिल्कुल फेस की इस तरह स्किन से को। आपकी स्किन पे ना वो पूरा एक डार्क पैच जो है ना वो बन जाता ये है, दाने छोटे जहाँ छोटे से बन बनते हैं, जाता है। फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, काफ़ी बाल टूट जाता है ना अंदर, तो उसकी वजह से एक्नी जो है वो बनना स्टार्ट हो बिल्कुल जाती ऐसे है। है। तो जब लेज़र वगैरह हम लेते हैं उसके बाद अगर बताएं आप खवातीन को कि लेज़र के सेशंस पूरे होने के बाद मेंटेनेंस जो है वो कैसे लेनी होती है? एग्जैक्टली, उसमें ये होता है कि आप इनिशियली 8 to 9 सेशंस लें, एवरी मंथ 1 सेशन लेते जाएं, आपका 70 to 80% बाल चला जाएगा हमेशा के लिए। फिर आप मेंटेनेंस सेशन पे आ जाते हो, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर आपका होगा उसमें आप 2 मंथली एक सेशन लेते जाओ। फिर आफ्टर अ ईयर सो, यानी कि इसी तरह 2 साल गुजर गए, तीसरे साल भी आप 3-3, 4-4 महीने का गैप देते जाओ, मगर अवॉइड करो वैक्स को। ठीक है, बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, बहुत कम हो जाती है। मुझे तकरीबन कोई 4-5 साल हो गया लेज़र लेते हुए, अब सुकून है, सुकून है से ना? बहुत सुकून है। अगर दूसरी खवातीन को देखा जाए ना तो बड़ा रिलैक्स हाँ, फील हर होता महीने है। वैक्स वाली को ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे अब गर्मियाँ हैं, कौन सी ऐसे ट्रीटमेंट है जिससे थोड़ा सा परहेज किया जाए या जो प्रिकॉशंस हैं वो अपने माइंड में रखी जाएं? हम ज़रा गर्मियों में सनलाइट एक्सपोजर की वजह से लेज़र्स को थोड़ा सा, जो CO2 लेज़र है, जैसे कि वो बॉडी लेज़र्स की बात नहीं मैं करी, हेयर रिमूवल लेज़र की बात नहीं करी, CO2 लेज़र हो गया, इसको ज़रा थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। बाकी PRP को आफ्टर इवनिंग कराएं, लाइक सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोजर ना हो। बाकी आप किचन में ना जाएं और ये सब चीज़ें, ये जो 2-3 दिन एहतियात के लिए हैं। परहेज़ करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट मिनट में ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये जो फॉर्मुलेटेड ये जो क्रीम्स लगा के आ जाते हैं, उसके बाद इतने बड़े बड़े पैचेस मलाजमा के और हाइपर पिगमेंटेशन के लेके आते हैं, सीरियसली मुझे उन ख़वातीन पे अभी भी तरस भी आ क्रीम्स रहा यूज़ होता है। करती हैं ये स्टेरॉइड बेस्ड जो है, 12 मिक्स क्रीम्स जो हैं? बहुत नाम है, लिस्ट है, रियली मैं डेली कोई 6 से 7 देखती हूँ ऐसे पेशेंट्स। मुझे खुद उनको देख के तरस आ रहा होता है कि वो उन्होंने अपनी क्या हालत कर ली है, वो सिर्फ स्टेरॉइडल क्रीम्स गोरा होने के लिए लगाने के लिए। तो प्लीज़ उनको अवॉइड करें। आप लोगों का जो भी कलर है बहुत अच्छा कलर है और अपनी स्किन में हैप्पी रहें, अच्छा लगता है। अब वो जो गोरे होने के चक्कर में एक काले रंग का इतना बड़ा बड़ा या रेडनेस बहुत ज़्यादा आपके फेस पे बनना स्किन थिन हो जाती है, वो स्पाइडर वेन्स नजर आती है अगर आपको देखी होंगी बुरा हाल आपने। हो जाता है और बहुत जल्दी एजिंग आती है स्किन की, क्योंकि स्किन जो झिल्ली की तरह पतली हो जाती है। तो ये मैंने देखा है अक्सर वीडियो, ये टिकटॉक्स पे और इस तरह ऑनलाइन क्रीम्स यूं जल्दी जल्दी बना के हम भेज रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप इट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जिन्होंने क्रीम्स लगाकर अपने फेस की हालत जो है ख़राब कर ली है, उनके लिए कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं जो दोबारा से उनकी स्किन जो है रिजुविनेट होना स्टार्ट हो जाए? बहुत लंबा प्रोसीजर्स हैं उनके लिए, एक दिन का काम नहीं है, ये महीनों के सेशंस है। ट्रीट कर रही हूँ इस तरह के पेशेंट्स को मैं अपने क्लिनिक में। हाइपर पिगमेंटेशन के होते हैं, ओरल मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है, मीज़ोथेरेपी भी करनी पड़ती है, पीको लेज़र के साथ भी हम काम करते हैं, काफ़ी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करके फिर लेके चलना पड़ता है। उनको भी बेचारों को बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि उन्होंने क्या कर लिया। तो मैं आगे पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। अच्छा, बहुत सारे जो पेशेंट्स या जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऐसे करते हैं, लोग वो कहते हैं चलो फेस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाथों पैरों पर इस्तेमाल कर लेते हैं। हाथों की स्किन भी पतली होकर वेन्स नजर आ रही होती है, आपने देखा होगा, सेंसिटिव हो जाती है स्किन, वेन्स, फिर वो ना जल्दी बुढ़ापे वाले हाथ होते हैं ना, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एजिंग यहीं से शुरू होती है। फिर हैंड फिलर्स कराते हैं आके। अच्छा, मतलब कि कुछ ना कुछ जो है लगा रहता है। हाँ। तो डिफरेंट केसेस देखने को मिलते हैं। हाँ, और आपको बताऊं 95% फीमेल्स यूज कर चुकी हैं वो क्रीम्स। मैं खुद कर चुकी हूँ। एक टाइम पर ना हमें बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, हाँ, तो हमें गोरा होने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है जो हमें फील करवा रही होती है अगर आपका रंग सांवला है तो मतलब आप प्यारे नहीं हैं, अगर आप गोरे रंग में तो आप बहुत खूबसूरत हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर समझ आते हैं जिसमें आप हैं वो बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे, हर कलर बहुत प्यारा है। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सेम हियर। और